हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी तक की हमारी वीडियो में हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस कर लिया था। इस चैप्टर का टाइटल आपको दिख रहा होगा, फुटप्रिंट विदाउट फीट। एंड एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ साइंस फिक्शन एंड रिटन बाय द फादर ऑफ साइंस फिक्शन इन इंग्लिश लिटरेचर नोन एज H.G. वेल्स। H.G. वेल्स के नाम से ये जाने जाते हैं और इन्होंने बहुत अच्छी साइंस फिक्शन लिखी हैं, जैसे आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था। तो हमने इसमें देखा कि कैसे एक पर्सन है, एक साइंटिस्ट है, और वो अपने आप को इनविजिबल बना लेता है। देन इनविजिबल करने के बाद में फिर वो कई गलत काम करता है, तभी इसको एक लॉलेस पर्सन दिखाया है। और कैसे वो अपनी लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है, वहाँ से भागता है। देन वो वहाँ पे एक जो स्टोर होता है, लंदन स्टोर, वहाँ भी स्टे करता है। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि वो शॉप का जो ऑनर है उसको भी बहुत बेरहमी से मार के वो वहाँ से उसके पैसे चुरा कर भाग जाता है। तो हमने देखा था वो शॉपकीपर के पैसे को चोरी करके वो वहाँ से भाग लेता है। सॉरी, मैंने शॉप ऑनर कह दिया, यहाँ पे ये शॉप कीपर है, तो आप उसको ज़रा सही कर लें। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे एक इन में जाता है जो कि विलेज में है, विलेज में सिचुएट करता है। यहाँ पे सिर्फ विलेज बताया गया है। अगर आप इस नावल को रीड करोगे तो वहाँ पे विलेज, यहाँ पे विलेज का नाम चलो मेंशन किया है ईपिंग, बट ये जगह नहीं मेंशन की कि ईपिंग के विलेज में कहाँ उसने स्टे किया। बट अगर आप नॉवल रीड करोगे तो नॉवल में ये बताया है दैट इट इज़ इन कॉच एंड हॉर्सेस। तो इनका नाम जो है वो कॉच एंड हॉर्सेस है। विलेज हमें पता है यहाँ पे ईपिंग यूज़ हुआ है, ईपिंग विलेज में वो स्टे करता है। देखिए, यहाँ पे कई लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन आईपिंग बोलते हैं, कई ईपिंग बोलते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ईपिंग है, तो हम ईपिंग ही बोलेंगे। और देन हमने देखा कि वो उसके वहाँ पे जो विलेज में जब उसकी फ़र्स्ट अपीयरेंस होती है तो लोग कैसे उसको लेकर काफ़ी एप्रीहेंसिव हैं, और वो बहुत ही एक वियर्ड पर्सनैलिटी की तरह से लोगों के सामने आता है। और एक तो सबसे बड़ी बात, एक अनयूजुअल टाइम में वो अपीयर हुआ है, जब विंटर के टाइम में ज़्यादातर लोग जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तब उसने वहाँ पे विलेज में वो गया है, विलेज ईपिंग में गया है। तो हम इसके आगे का जो पार्ट है उसमें हमने देखा था कि वो हमें पता चला कि एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, ये इसका ओपिनियन बन रहा है उसके ऊपर, मिसेस हॉल ये ओपिनियन बना रही हैं। और ये पता चला उन्हें कि एक इरिटेबल टेम्पर वाला पर्सन है जो कि अकेले रहना पसंद करता है और अक्सर जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब जल्दी गुस्सा कर जाता है और इसको अकेलापन पसंद है। ये इन्होंने ओपिनियन बनाया था। एक इन्होंने गलती भी की थी, इन्होंने उससे कोई किसी तरह का प्रूफ नहीं लिया, बिकॉज वो उसको पहले ही मनी देकर, ज़्यादा अमाउंट देकर उन्हें वो इस चीज़ से बच निकलता है, उन्हें ये इस चीज़ को बारे में सोचने का मौका नहीं देता। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि मिसेस हॉल मनी माइंडेड हैं, अदरवाइज़ उन्हें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था कि कोई पर्सन जो है, एक स्ट्रेंजर जिसने अपनी बॉडी को कवर किया है, शी मस्ट हैज़ टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम कि वो कहाँ से है। बट स्टिल उसने कहा कि एक सिंपैथेटिक ग्राउंड उसने लेने की कोशिश की, सो दैट कि उसको एक सिंपैथी मिल सके। तो उसने कहा कि उसको एक एक्सीडेंट में उसका फेस जो था वो ख़राब हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसने एक सिंपैथेटिक ग्राउंड तैयार किया अपने लिए, मिसेस हॉल के लिए, तो मिसेस हॉल के मन में, सो दैट कि उसके लिए एक सिंपैथेटिक ग्राउंड तैयार हो सके। देन आगे का हम पार्ट देखते हैं कि कैसे उसके पास पैसे बाद में कम हो जाते हैं, तो फिर वो ये बर्गलरी का एक्ट करते हैं। ये वहाँ पे जाते हैं, ये क्लर्जी मैन के घर में, जो उनका स्टडी रूम है, वहाँ से पैसे चुराकर ये वहाँ से भाग लेते हैं। और उसी सुबह को ये कुछ आवाज़ उन्हें उनके जो पार्लर रूम है, जहाँ पे उन्होंने रेंट के लिए रूम दिया हुआ है स्ट्रेंजर को, वहाँ से आती है। तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल भी ऊपर जाते हैं और जब वो देखते हैं वहाँ पे, तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता, और रादर वो रूम जो है खुला हुआ है, वहाँ पे कोई पर्सन नहीं है। बाद में हमने देखा था कि उसमें एकदम से वहाँ पे हम देखते हैं कि मिसेस हॉल को किसी के स्निफ़ करने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो स्निफ़ की आवाज़ कैसी आवाज़ है, तो वो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे।
तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि स्निफ का मीनिंग होता है सूंघना। अब यहाँ पे स्निफ किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्योंकि जो इसके साथ जो दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है हर एयर, तो इट मीन्स ये किस कंटेक्स्ट में यहाँ पे ऑथर हमें क्या कहना चाहते हैं। तो ये स्निफ क्लोज टू हर एयर का मतलब है कि देखिए ठंड का मौसम है, वो हमें ये पता है कि सर्दी का मौसम में वो वहाँ पे आया था, तो उसके कारण ये यहाँ पे स्निफिंग का कंटेक्स्ट इसलिए इस पर्टिकुलर बेस पे लिया गया है। मींस कि वो छींकता है या कफिंग करता है। जैसे कि हम स्निफ करते हैं तो ये अक्सर कई बार जब हमें कोल्ड होता है तो हम कोल्ड में भी इस तरह से स्निफ करते हैं, तो ये उस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। और ये स्निफ की जो आवाज़ थी, इस आवाज़ को वो सुन लेती है, मिसेस हॉल ये सुन लेती हैं, और यहाँ पे इसको उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यहाँ ऑथर हमें ये बताना चाहता है। तो अब आपको इस लाइन का मीनिंग पता चल गया होगा कि ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, कि उनको अपने बिल्कुल कान के पास से किसी के स्निफ करने की, जैसे कि जब हमें कोल्ड होता है तो हम ज़ोर से ऐसे नाक को अपने सांस को ऊपर नीचे करते हैं, उसी तरह से वो स्निफ करता है यहाँ पे। तो इस कंटेक्स्ट में कहा गया क्योंकि उसको कोल्ड है, विदाउट क्लोथ्स भाई बाहर था वो इतनी ठंड में, क्योंकि इनविजिबल दिखने के लिए ही मस्ट हैव टू रिमूव हिज क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स तो उसको रिमूव करने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे स्निफ का उस कंटेक्स्ट में मीनिंग लिया गया है। तो उसके बाद में क्या होता है बेटा, अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अपॉन एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। जो बेटा हैट थी वो एकदम से क्या होता है, वो हवा में उड़ती है और उनके मीन्स की चेहरे पे जाकर वो जोर से थ्रू होती है, डैश होती है। डैश का मतलब होता है थ्रू होना, जैसे कोई फेंक दे कोई चीज़ फोर्सफुली। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या हैट में कोई अपने आप से आत्मा आ गई, और या हैट को किसी ने उठा के फेंका, और अगर हैट को किसी ने उठा के फेंका तो किसने फेंका, और अगर उसमें कोई आत्मा थी तो वो कैसे आई। अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस हम अपने आप से बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? सो दैट कि हम इस टेक्स्ट को समझ सकें यहाँ। तो ये हम सभी को पता है कि ये एक्ट कौन कर रहा है, दिस एक्ट इज़ डन बाय ग्रिफिन। अब ये हैट को उठाया किसने था? हैट को उठाया था ग्रिफिन ने। वो उस वक्त विदाउट क्लोथ था, इनविजिबल था, इसीलिए वो अपने आप से हमें ऐसे लगता है जैसे हवा में जो हैट है वो अपने आप हवा में उड़ने लग गई, और डैश्ड का मतलब थ्रू हो गई किसके फेस पे? मिसेस हॉल के फेस में। तो एकदम से उनके फेस के ऊपर जाकर हैट लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और उसके बाद क्या होता है, जो बेडरूम की चेयर है वो एकदम से जिंदा हो जाती है। बेडरूम की चेयर कैसे जिंदा होगी? स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर। अब वो जो चेयर थी, देखिए बेटा, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर का मतलब होता है इवॉल्विंग इनटू द एयर, मतलब हवा में इवॉल्व करते हुए। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, मतलब बिल्कुल ही सीधे उनके ऊपर, जैसे कोई लाइवली थिंग अटैक करती है वैसे वो चेयर उन पे अटैक करती है, लेग फॉरमोस्ट, और उसके जो लेग्स हैं वो आगे की ओर हैं, और इस तरह से उनके ऊपर अटैक करती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। अब डर के मारे वो और उनके जो हस्बैंड हैं वो वहाँ से पीछे हट जाते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। अब ये जो है ये क्या करती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, उनको रूम के बाहर जो है पुश कर देती है, धकेल देती है, एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम द लॉक। और इसके बाद में क्या करती है, अपीयर टू स्लैम एंड लॉक, सॉरी मैंने द लॉक बोल दिया था। सो अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और बाद में डोर को क्लोज कर देती है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ इनके साथ जो कि क्लर्जी मैन के इंसिडेंट से भी ज़्यादा भयानक था। वहाँ तो चलो चोरी हुई, यहाँ पे तो एक तरह से उनके सामने ही ऐसे एक्ट हुए कि कोई भी पर्सन है, अगर मान लो हमारे साथ ऐसा कोई एक्ट होता है तो हम भी थोड़ी देर के लिए सोचेंगे शायद कोई भूत है, किसी तरह की कोई सुपर नेचुरल पावर है, या किसी तरह कोई विच क्राफ्ट का एक्ट कोई कर रहा है।
तो ये दो इंसिडेंट अब आपस में कोरिलेट किए जाएंगे। जब इन दोनों इंसिडेंट्स को कोरिलेट प्रॉपर वे से वो कर लेंगे तब वो इस कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ये एक्ट किसने किया था। तो हम आगे देखते हैं। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हेस्ट्रिक्स। मिसेस हॉल जो हैं वो एकदम से मतलब ऑलमोस्टली वो गिर चुकी हैं स्टेयर्स पे, इन द स्टेयर इन हेस्ट्रिक्स। हेस्ट्रिक्स का मतलब होता है मीन्स कि बेहोश हो जाना, किसी तरह का फेंटिंग आ जाना। तो वो फेंट हो गई हैं, बेहोश हो गई हैं। तो अब वो क्यों बेहोश हुई हैं? बिकॉज ये एक ऐसा इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ जो उनके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, वो ये सोच नहीं सकती थी, बियॉन्ड इमेजिनेशन था। जैसे क्लर्जी मैन के घर हुआ था वह उससे उसी तरह से ये भी एक बियॉन्ड इमेजिनेशन एक्ट था। अब उन्होंने जब कहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये भी एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है। सो शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब वो इस बात को लेकर कन्विंस्ड हो गई हैं कि ये रूम जो है यहाँ पे स्पिरिट्स ने मीन्स की अपना कब्जा कर लिया है रूम पे, एंड that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंजर का एक्ट है जिसके कारण उसके फर्नीचर्स में वो एंटर कर गए, वो भूत वगैरह एंटर कर गए। अब ये वो सोच रही हैं, ये उनका परसेप्शन है, उनकी एक अपनी खुद का ओपिनियन है आफ्टर दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन से के बाद उन्होंने एक ओपिनियन बनाया। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। अब वो कह रही हैं कि मेरी जो बेचारी माँ थी, यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं, यहाँ बेचारी माँ से है। यूज टू सिट इन दैट चेयर, उस चेयर पे बैठती थी। इन लिखा है यहाँ पे बेटा, ऑन नहीं लिखा। इट मीन्स वो जो चेयर है वो आर्म चेयर है। अगर ऑन लिखा होता तो वो आर्म चेयर ना होती, बट यहाँ पे इन्होंने इन वर्ड यूज़ किया है तो हमें पता चल रहा है कि ये एक आर्म चेयर है। जैसे आपने भी घरों में आपके भी होती होगी आर्म चेयर, तो वो उस चेयर के लिए वो यहाँ एड्रेस कर रही है। शी मॉन्ड का मतलब होता है लेमेंट करना, बहुत विलाप करना। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फिर से राइज कर जाएगी और मेरे अगेंस्ट चली जाएगी। और अब देखो बेटा, यहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाई गई है। वो सोच रही है ये चेयर जिस पे मेरी मदर जो थी वो बैठती थी, आज यही चेयर मेरे अगेंस्ट चली गई, मतलब मुझे मारने के लिए ये आगे आई। तो ये एक तरह का थोड़ा सा इमोशनल दिखाया गया कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों के साथ भी इमोशनली जुड़े होते हैं। तो द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विटचक्राफ्ट। अब जो फीलिंग है नेबर्स में है, अमंग द नेबर्स में जो है, दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विटचक्राफ्ट, कि ये विटचक्राफ्ट ने ट्रबल क्रिएट किया है। विटचक्राफ्ट जैसा मैंने आपको बताया ब्लैक मैजिक मीन्स कि ये कोई ना हो किसी तरह का कोई काला जादू है। बट विटचक्राफ्ट और नॉट व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन। पर बाद में कहा क्या ये सच में ब्लैक मैजिक है या नहीं। जब ये न्यूज़ पहुंची कि क्लर्जी मैन के घर में भी किसी ने सेंध लगाई है, किसी ने चोरी की है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब ये दोनों जो एक्ट हुए हैं इसमें लोगों ने ये सस्पेक्ट करना शुरू किया कि हो ना हो स्ट्रेंज मैन का ही इसमें हाथ है, क्योंकि यही पर्सन है, इस मिसेस हॉल के घर में ये रहता था और इसकी अपीयरेंस ही बाकी सभी से हटके है, और यही इसी के आने के बाद ये इंसिडेंट हुआ। इससे पहले तो ईपिंग विलेज में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो सारा का सारा शक जो है वो स्ट्रेंज मैन के ऊपर जा रहा है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश। अब ये इन्होंने गलती कर दी, एकदम से पैसे जो थे प्रोड्यूस कर दिए, जिससे कि लोगों को पक्का हो गया कि हो ना हो पैसे इसी ने चुराए हैं। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। अब उसने पहले ही इस बात को एडमिट किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अचानक से इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। कोई विज़िट करने भी नहीं इनके पास आया, इन्हें कोई मेल भी नहीं आई, तो कहाँ से इन्हें ये पैसे मिले। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब देखिए विलेज कांस्टेबल को सीक्रेटली पहले ही बुला लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब ये गलती कर रही हैं फिर से। अब कांस्टेबल की वेट किए बिना मिसेस हॉल जो है वो साइंटिस्ट के पास जाती हैं, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि खाली बेडरूम से एकदम से आ गया। अब ये मिसेस हॉल सोच रही है अचानक से गायब हुआ और अचानक से अपने रूम में कैसे आ गया। सो
आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर्स के साथ क्या कर रहे थे अपस्टेयर में, शी डिमांडेड। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम किस तरह से एक एम्प्टी रूम से बाहर आए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और कैसे तुमने एक लॉक्ड रूम में तुम एंटर हो गए, क्योंकि रूम तो बंद था, तो तुम एंटर कहाँ से हुए। अब ये क्वेश्चंस के जवाब उसके पास नहीं है, तो ये कुछ करेंगे अभी। आप फ़ोटो में देखकर खुद से एस्टिमेट लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, हमें पता है कि साइंटिस्ट को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस अगेन, एंग्री हो गया। नाउ यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तो क्या कह रहा है कि तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। He shouted, very well, I'll show you, कहता मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या हूँ। Suddenly he threw off bandages, bandages को उतार देता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये फिर से वर्ड आया है, whiskers का मतलब होता है मुस्टैच, मूछें, तो अपनी मूछें जो है नकली वो भी उतार देता है। spectacles and even nose. It took him only a minute to do this, ये करने में उन्हें सिर्फ 1 मिनट लगता है। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man, अब वो एक बिना सिर वाले आदमी को देखकर घबराए भी हुए हैं, डरे भी हुए हैं, और ऊपर से स्टेयर कर रहे हैं, उसकी ओर घूर रहे हैं कि ये हाउ कैन इट बी पॉसिबल, कोई पर्सन बिना सिर का कैसे हो सकता है। सो मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, अब आ चुके हैं, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब वो हैरान है, भाई हमने बिना सिर वाले आदमी को पकड़ना है, कैसे पकड़े इसको, मतलब इसकी तो अगर फ़ोटो भी खींचनी हुई तो आप जब जेल में बंद करने के बाद तो इनका तो चेहरा ही नहीं है कोई। सो बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, बट जेफर भी एक बहुत ही ड्यूटीफुल पर्सन है, वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे। डर तो उन्हें भी लग रहा है बिना सिर वाले आदमी को पकड़ने में, बट वो अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। सो आगे का देखते हैं अभी। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, कि अगर मैजिस्ट्रेट का वारंट आया है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, तो उसको तो अरेस्ट करना ही करना है, चाहे वो सिर के साथ करो या बिना सिर के करो। सो देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एट द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब ये सीन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, एक हैरान कर देने वाला, बहुत ही अमेज्ड सीन था, टेरिफाइंग सीन था, जो कि सभी लोगों को वहाँ उस वक्त देखने को मिला। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another, एक के बाद दूसरे गारमेंट उतारता गया जैसे जैसे। Finally a shirt flew into the air, फाइनली क्या होता है, जो एक शर्ट है वो हवा में उड़ जाती है। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और एक ऐसे पर्सन के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है जिसको कि वो देख भी नहीं सकता, एट कुड नॉट सी एट ऑल। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, बट क्या देखता है, देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, वहाँ पे उनको भी वो ब्लोज वगैरह मतलब मुक्के पड़ते हैं, दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो कि उन्हें नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, कौन उन्हें मुक्के मार रहा है, फिस्ट जो है वो यूज़ कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। सो सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, उसकी मदद कर रहे हैं जेफर की, बट उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि उन्हें मार कौन रहा है और वो सोर्स कहाँ है, वो सोर्स किस तरफ से आ रहा है, उन्हें नहीं पता, वो दिख नहीं रहा। वो इनविजिबल मैन ही है, हमारा ग्रिफन है, क्योंकि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट। इन दी एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अब एंड में क्या हुआ, जेफर जी अनकॉन्शियस हो गए, मतलब बेहोश हो गए। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रयास अपना किया उस साइंटिस्ट को होल्ड करने का, पकड़ने का। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, यहाँ पे नर्वस और एक्साइटेड क्राइज हैं होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, पर ये
आसान था करने के, कि ये होल्ड ऑन बोलना आसान था इस चीज़ को करने के। मतलब लोग कह रहे हैं नर्वस होके, एक्साइटेड होके, चिल्ला कर कह रहे हैं होल्ड हिम कह रहे हैं, बट ये बोलना बहुत आसान है कि उसको पकड़ो, बट एक्चुअल में उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। सो ग्रिफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता कि कैसे उसको पकड़ा जाए और किस तरह से उसको कंट्रोल में किया जाए, उसको अपने काबू में किया जा सके। सो दिस इज़ द चैप्टर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब ये H.G. वेल है, जैसे मैंने आपको बताया था, फादर ऑफ साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन के फादर हैं। इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने ही साइंस फिक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो यहाँ पे हमने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस किया है जो कि साइंस के साथ रिलेट करता है, बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। साइंस में अभी तक ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट नहीं हुई है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।